हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशु आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार एआर पब्लिकेशन में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑल इंडिया मॉक, जो कि हमारी एप्लीकेशन विद्याग्राम पर अपलोड हुआ था संडे को। ठीक है। सीजीएल और सीएचएसएल मतलब पूरा आपका एसएससी बेस्ड ये एग्ज़ाम है। और इस बार हमने उस एग्ज़ाम में मतलब हमारा जो टेस्ट था उसमें आपके लिए सेक्शनल टाइमिंग रखी थी। तो आपने जब मॉक लगाया होगा तो आपको जीएस के लिए 15 मिनट मिली होगी। बट अब हम आपको टाइम, क्योंकि देखो ज़्यादा टाइम होता है ना तो चीज़ें कंफ्यूजिंग होने लगती है। तो 10 मिनट में हम इस मॉक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको 10 मिनट में कोशिश करनी है। ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देख के क्वेश्चन के आंसर कैसे और ट्रिक्स के माध्यम से। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गायन के दौरान विभिन्न प्रकार के आभूषण या सजावट के लिए क्या शब्द है। ठीक है। ऑप्शन में दिए गए हैं आपके ख्याल, ख्याल है, गमक है, तान है, या फिर रस है। किसकी बात करिए? आभूषण। आभूषण के लिए इनमें से कौन सा शब्द है? देखो, आभूषण का काम होता है चमकना। चमक होती है वही तो आभूषण अच्छा माना जाता है। अब इसको हम ट्रिक से देखें, एक ही लाइन में आंसर को याद करते हैं। गाने में होगी गमक तभी तो बढ़ेगी उसकी चमक। चमक से याद रखना है, आभूषण चमकना। ठीक है, समझे मेरे भाई? रिपीट करें, गाने में होगी गमक तभी तो बढ़ेगी उसकी चमक। तो आपका ये शब्द हो जाता है ऑप्शन बी। देखिए, ख्याल क्या है? ख्याल एक तरह की गायन शैली है। ख्याल का मतलब है हम, आप किसके ख्यालों में खोए हुए हो। ठीक है। तो इमेजिनेशन बेस्ड जो भी आपका इमेजिनेशन के बारे में बताएगा वो, ठीक है, ख्याल सिंह एक तरह की ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का पार्ट है। तान, तान होता है भाई जैसे तराना। ठीक है। ये होता है तेज के लिए, तेज मतलब जिसमें स्पीड हो। रस, रस होता है भाव दिखाने के लिए। भाव जैसे आपका रौद्र रस, वीर रस, रस पढ़ते हैं ना हम, ये ठीक है, ये भाव इमोशन दिखाने के लिए होता है। और गमक होता है गाने में चमक दिखाने के लिए। ठीक है। तो आभूषण या सजावट के लिए शब्द है। नेक्स्ट है आपका, शून्य जनसंख्या वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लंबी स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, थोड़े टेक्निकल भी है, बट इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आपको ध्यान में रखना है। ये कह रहा है भाई, शून्य जनसंख्या वृद्धि, वृद्धि जब नहीं होगी तो उसके दो तीन कारण होंगे। पहला, न जन्म न मृत्यु। ठीक है, तभी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसने, अगर आप ऑप्शन देखें, इसका अर्थ है कि जन्म दर शून्य हो गई है। ठीक है। इसने एक ही दिया है, जन्म दर शून्य हो जाए और मृत्यु दर मतलब आपका बढ़ती रहे या घटती रहे, तो मतलब आपका ये जो जनसंख्या वृद्धि है वो तो शून्य नहीं होने वाली। ठीक है। तो अकेला जन्म दर शून्य हो जाए वो काम नहीं करेगा। अगला है, इसका अर्थ है कि जनसंख्या का आकार स्थिर रहता है। ठीक है। जब वृद्धि नहीं हुई तो आकार स्थिर रहेगा जब जन्म और मृत्यु दर बराबर होती है। ठीक है। ठीक, ना जन्म ना मृत्यु, तो जो दर है वो बराबर रहे। इसके बाद में है, जनसंख्या हर साल 2% घट रही है। ये भी कोई लॉजिक नहीं है। इसका अर्थ है कि देश में कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही हो गया। ठीक है। मतलब जैसा ऑप्शन ए है वैसे ही डी है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाता है। जब जन्म और मृत्यु दोनों दरें बराबर हो जाए तो क्या होगा? शून्य जनसंख्या वृद्धि दर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस पैरा एथलीट ने किस भारतीय पैरा एथलीट ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में तीरंदाजी में पहला स्वर्ण पदक जीता? ठीक है। इस इसमें दो तीन पॉइंट ध्यान रखो।
पहली बात, पेरिस का 2024 का जो पैरा एथलीट का पैरालंपिक हुए थे, वो पेरिस में 2024 में हुए। ठीक है। तीरंदाजी में भारत ने पहला स्वर्ण जीता। अब उस स्वर्ण किसने जीता उसके बारे में पूछ रहे हैं। शीतल देवी, हरविंदर सिंह, राकेश कुमार या फिर प्रीति पाल। सभी ने मेडल जीता है। ठीक है, पर अलग अलग तरह। जैसे शीतल देवी ने, इन्होंने राकेश कुमार के साथ क्या जीता था, ब्रोंज। ठीक है, ब्रोंज मेडल किसमें, कंपाउंड मिक्स्ड में, मतलब जो मिक्स्ड वाला होता है ना। ठीक है, जैसे बैडमिंटन भी मिक्स्ड वाला होता है, ऐसे मिक्स्ड गेम भी होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों। इसके बाद है प्रीतिपाल, ये थी एथलीट के लिए, एथलेटिक्स के लिए, एथलीट है। ठीक है, एथलेटिक्स के लिए थी, इन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर में मेडल जीता। फिर बचे हैं हरविंदर सिंह, यही आंसर है। अब इनको कैसे याद रखना है, तो इनको याद रखना है भाई, तीरंदाजी में सोना पाने के लिए हर मैच विन हर मैच विन करना होता है। ठीक है, तो यहीं से हर मैच विन से क्या बन गया भाई, हरविंदर। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो कि दिसंबर 2023 में किस शहर में हुए थे। ठीक है, दिसंबर 2023 में किसकी जो पैरा गेम्स है, मतलब आपके पहले खेलो इंडिया गेम्स होते थे, फिर पैरा पैरा मतलब आपके जो पैरा एथलीट है, ठीक है, उनके लिए गेम्स की स्थापना की थी वो दिसंबर 2023 में। पूछता है किस शहर में, मुंबई, चंडीगढ़, नई दिल्ली या फिर बेंगलोर। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अब इसको याद कैसे रखना है, ठीक है, पहले पैरा गेम्स का स्वागत दिल्ली ने दिल से किया। ठीक है, तो इससे याद रखना है जो पहले पैरा गेम्स हुए थे आपके, वो कहां पे हुए थे, दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद तीसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। सबसे पहले ये याद रखो, सबसे ज्यादा मिलती है आपके नाइट्रोजन यानी N2, कितनी मिलती है, 78%। दूसरी है आपकी ऑक्सीजन O2 जो कि मिलती है 21%। अब ये तीसरी, ठीक है, फिर आपको चौथी भी हम बताएंगे क्योंकि चार इंपॉर्टेंट है। अब ये पूछ रहा है आपसे तीसरी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, हीलियम या फिर हाइड्रोजन। बताइए जी इनमें से कौन सी। तीसरे नंबर पर है आपकी ऑप्शन बी, ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन एक नोबेल गैस है, कितनी मिलती है, 0.93%। फिर है आपकी नंबर 4 पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कितनी मिलती है, 0.04%। ठीक है, अब इनको कैसे याद रखना है, टॉप 4 को, वायु मंडल को ठंडा रखने के लिए क्या बोल देते हम, नो AC। जब AC नहीं होगी तभी तो वायुमंडल ठंडा रहेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत बड़ा रीजन है। N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, A से आर्गन और C से कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला औपचारिक ब्रिक्स यानी तब ब्रिक, ठीक है, ब्रिक्स बाद में बना, इसको ध्यान में रखना, आपको बताएगी भी पॉइंट। शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, 2006, 2010, 2012, 2009। पहला शिखर सम्मेलन समझ लीजिए, मतलब उसका स्थापना वर्ष के बारे में ये बात करता है। ठीक है, ब्रिक।
अब इस ब्रिक में देखते हैं, एस भी बताएगा एस क्या है। सबसे पहले आपका ब्राजील, फिर है आपका रशिया यानी रूस, ठीक है। आई से है इंडिया, सी से है चीन। अब ये कहता है पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ, तो ये हुआ था आपका 2009 में, ऑप्शन डी में। इसको कैसे याद रखना है, ब्रिक देशों ने नो में मिलकर की नई शुरुआत, ठीक है। तो भाई ये याद रखना है 2009 फाउंडिंग ईयर था। इसके बाद में जब हम 2010 में पढ़ते हैं तो एडिशन होता है साउथ अफ्रीका का, ठीक है। साउथ अफ्रीका ऐड होने से क्या बन जाता है, ये ब्रिक्स, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ब्रिक देशों ने नो में मिलकर की नई शुरुआत। नेक्स्ट है आपका भारत और नेपाल के बीच विवादित क्षेत्र काला पानी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह क्षेत्र भारत और चीन के बीच तिब्बत में स्थित व्यापार मार्ग का हिस्सा है, ठीक है। तिब्बत में स्थित नहीं, तिब्बत में स्थित नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है भाई। सबसे पहले यही आ जाता है क्योंकि यहाँ पे नेपाल दिया हुआ है, भारत और नेपाल के बीच ही बात कर रहे हैं। नेपाल के अनुसार काली नदी काला पानी के पूर्व में बहती है, पूर्व में नहीं, उनके अनुसार ये पश्चिम में बहती है, ठीक है। और इधर का हिस्सा वो मानते हैं कि काला पानी का क्षेत्र है। काला पानी क्षेत्र उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ जिले में है, यही आंसर है भाई, ठीक है। यह विवाद मुख्य रूप से 1950 की भारत नेपाल की शांतिरू मित्रता संधि, पहले तो याद रखो 1950 में भारत और नेपाल के बीच में पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी, पर ये उसका कारण नहीं बना था, ये बना था 1816 में एंग्लो नेपाल वॉर, ठीक है, जिसमें हुई थी सुगौली की संधि, ठीक है। उसकी वजह से ये दिक्कत में बात आई थी। अब इसको याद रख रहे हैं, इसको याद रखते हैं, ठीक है। काली नदी है, काला पानी है और उत्तराखंड के कुमाऊं जिलों में, ठीक है। तो ये है काला पानी पीने के लिए यूके जाना होगा, ठीक है। पीने से याद रखना पिथौरागढ़, ठीक है। नेक्स्ट, निसार मिशन का प्राथमिक वैज्ञानिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। पहले निसार मिशन के बारे में बताते हैं। निसार मिशन आपका क्या है, ये है फुल फॉर्म बात करें, नासा और इसरो का एक मिशन है, इसीलिए इसके पहले पहले वर्ड उठाए गए हैं, ठीक है, एब्रीविएशन के लिए। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, और रडार का काम होता है जानकारी, मतलब नजर रखना, ठीक है। पहले तो यहां से समझ गए, कब 2023 में, ठीक है, 23 24 25 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब इसका क्या है काम, अंतरिक्ष में नया संचार नेटवर्क स्थापित करना, ये नहीं है भाई। रडार का काम कोई संचार नेटवर्क स्थापित करना नहीं होता, वो लो ऑर्बिटल जो वाली सैटेलाइट होता है उनका होता है। वैश्विक स्तर पर पृथ्वी की सतह के परिवर्तनों का अत्यंत उच्च सटीकता के साथ अध्ययन करना। देखो थोड़ी कॉमन सेंस इससे यही आती है कि जो रडार है उसको मतलब हाईली
ठीक है, एक्सट्रीमली हाई एक्यूरेसी के साथ जांच करने के लिए यूज किया जाता है। सूर्य की कोरोना की निगरानी करने के लिए, उसके लिए है आदित्य L1। भारत ने लॉन्च किया है आदित्य L1। कब? 2023 में। इसके बाद में मंगल ग्रह की सतह की विस्तृत अध्ययन करना, इसके लिए भारत ने लॉन्च किया हुआ है मंगलयान। इससे 10 साल पहले 2013 में। ठीक है, अब इसको ध्यान में कैसे रखना है भाई? निसार की निगरानी पृथ्वी के सरफेस पर होती है। ठीक है, तो निसार का काम हमें समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले बांस आधारित बायो इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? डिब्रूगढ़ असम, गोलाघाट असम, गुवाहाटी असम, और या फिर दिसपुर असम। ये है आपका गोलाघाट में। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है? और ये कहाँ पे है जो, हाँ चलो पहले रिफाइनरी की बात कर लेते हैं। ओल्डेस्ट रिफाइनरी कहाँ पे है पता है आपको? वो एशिया की, वो थी आपकी 1901 में स्थापित डिब्रूगढ़ में। डिब्रूगढ़ कहाँ पे है? असम में। ठीक है, दूसरी रिफाइनरी है यहाँ पे नुमालीगढ़। और ये ही नुमालीगढ़ की जो रिफाइनरी है, इसने ही क्या किया है? ये गोलाघाट में ही, ठीक है, गोलाघाट जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ही स्थित है। अब इसको देखते हैं गोलाघाट को कैसे याद रखना है। ठीक है, गोल बांस से, गोल बांस से नुमाली ने, नुमाली किसी पर्सन के हिसाब से याद रखो, नुमाली ने इथेनॉल निकाला। ठीक है, इससे ध्यान रखना है भाई इसको। ठीक, गोल से गोलाघाट और बांस का इथेनॉल। ठीक है, पहला संयंत्र। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा कथन हिट विकेट के बारे में सही है? हिट विकेट का सीधा सा समझो, आपकी बॉडी टच हो जाए, ठीक है, आपकी बैट से बॉल लगी और बॉल जाके टच हो जाए, बैट टच हो जाए, मतलब खेलते समय कुछ भी अगर आपका विकेट में टच हो रहा है तो वो हिट विकेट होता है। जैसे ये गेंदबाज के गेंद फेंकने से पहले बल्लेबाज स्टंप गिरा दे तो वह आउट है। ठीक है, गेंद फेंकने से पहले नहीं, गेंद फेंकने के बाद में जो ड्यूरेशन होती है गेंद फेंकने के बाद। शॉट खेलते समय बल्लेबाज का हेलमेट गिरकर स्टंप पर लग जाए और गिल्लियां गिर जाए, यही आंसर है भाई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई इतना टेक्निकल चीज नहीं थी। ऐसे ही आते हैं जो आपके, अगर आपको क्रिकेट की थोड़ी बहुत नॉलेज है, खेलते तो सभी है, इंडिया में तो सभी खेलते हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कॉमन सेंस से कर लेंगे। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल को किस वर्ष तक लॉन्च करने की योजना है? पहला मॉड्यूल की बात कर रहा है भाई। ठीक है, अंतरिक्ष स्टेशन कब स्थापित करना है उसकी बात नहीं है, उसमें भी बताते हैं आपको 2026, 28, 32 या फिर 35। ये है 2028 में। ठीक है, और क्या है? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसके बारे में 2 पॉइंट देखते हैं। पहला मॉड्यूल कब? 2028। और स्थापना का वर्ष का टारगेट क्या रखा है? ठीक है, स्टेशन स्थापित का टारगेट क्या है? 2035। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखना ताकि आपको दोनों वर्ष याद हो जाए? इनमें है आपकी 28 में, 28 में अंतरिक्ष में की जो शुरुआत
35 में वही बनेगी भारत की ठाठ। ठाट का मतलब समझते हो? ठाट का मतलब है ठाट। अरे तुम्हारे तो ठाट है, ठीक है। किसी को बोलते हैं ना, या आप खुद भी समझते हो अपने तो ठाट ही है, मजे मजे है। तो 35 28 में अंतरिक्ष में जो शुरुआत 35 में वही बनेगी भारत की ठाट। ठीक है। 28 में पहला मॉड्यूल और 35 में स्टेशन स्थापित करने का टारगेट है। ऑप्टिकल फाइबर संचार में किस घटना का उपयोग किया जाता है? साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रकाश का विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, या फिर प्रकाश का अपवर्तन? बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, आपको 10 सेकंड का समय देते हैं। अभी तक जो भी बच्चा यहाँ पे देख रहा होगा वो आंसर लिख के जाएगा, ठीक है। डिफ्रैक्शन जो होता है ना, मान लीजिए कमरा है, इसमें कोई छेद है, इस छेद में से कोई लाइट निकल रही है, तो वो लाइट ना थोड़ा सा मुड़ जाती है, तो वही होता है आपका विवर्तन। विवर्तन कमरे में प्रकाश का छेद से निकलना, ठीक है। दूसरा है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है जैसे आपका आकाश नीला दिखता है, ठीक है, दिन में, और सुबह और शाम को लाल दिखता है। वो ही कारण है किसके? प्रकीर्णन के, प्रकाश का फैलना। प्रकाश फैलना, ठीक है। और एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में है आपके ये सूर्यास्त और सूर्योदय, लाल आकाश और आपका आकाश नीला। आंसर है। और रिफ्रैक्शन की बात करें अपवर्तन की, ये होता है मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, या तो विरल से सघन में जाएगा, सघन से विरल में, ठीक है। मुड़ता जरूर है, कभी लंब की ओर और कभी लंब से दूर। तो उसमें क्या होता है, हम मतलब किसी पूल में देखते हैं, पानी भरा रहता है, उसमें कोई चीज पड़ी रहती है, तो वो हमको ऊपर दिखाई देती है, या फिर कोई पेंसिल हो वो टेढ़ी दिखाई देगी, ठीक है। तो ये होता है आपका, अगर हम सीधा सीधा समझे, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तभी होता है, ठीक है। इसको इससे ही याद रखना है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम। अब इसका कारण होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो आपका ऑप्टिकल फाइबर संरचना होती है। इसमें अगर हम आपको इससे ट्रिक से बताएं तो में फाइबर के आंतरिक में प्रकाश पूर्ण चक्कर लगाता है, ठीक है। फाइबर में फाइबर के आंतरिक में प्रकाश का पूर्ण चक्कर। और ये ऐसा होता है जैसे ये ऐसे फाइबर बना हुआ है ना, ऐसे प्रकाश ऐसे यहाँ टक्कर मारेगा, यहाँ मारेगा, यहाँ मारेगा, यहाँ मारेगा। तो आज के समय का हमारा पूरा ऑप्टिकल फाइबर पे काम चलता है, वो इसी प्रिंसिपल पे होता है। अनुवांशिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हाल्डेन, मेंडल, मॉर्गन, या फिर व्रीश, जो डी व्रीश। अब ये देखिए, ये है आपका मेंडल, ठीक है। सबको पता है, इजी क्वेश्चन है मेंडल। अगर नहीं पता है तो भाई ध्यान रख लो, पहले इसको इजी एक्सेप्ट करना शुरू करो और फिर उसको याद रखना शुरू करो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उनको तो इजी समझ के ही अपनी लाइफ में उतारना है। अब इसको बताते हैं आपको भाई कैसे याद रखना है। और किस पे किया था मेंडल ने? किया था मटर के पौधे पर, ठीक है। अनुवांशिकी खोज, इसको बताते हैं, इसको कैसे याद रख सकते हो। मेंडल ने मटर
छीलकर जीता आनुवांशिकी का मेडल। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। बाकी ऑप्शन की बात करें, हाल्डेन आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, फिर है आपके थॉमस मॉर्गन, इनको कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ठीक है, प्रायोगिक अनुवांशिकी के। हुगो ड्रू व्रीस, इनके लिए, ये किसके लिए थे भैया, ये थे फादर ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन की खोज की थी इन्होंने, फादर ऑफ म्यूटेशन। समझ के भाई, समझ में आया। मेंडल ने मटर छीलकर किया जीता आनुवंशिकी का मेडल। नेक्स्ट है आपका, किस कानून को भारतीय न्याय संहिता आईपीसी 1860 का स्थान लिया है? समान नागरिक संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अभी बताते हैं इसको। ठीक है, पहले इसको देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई आपके, यूसीसी। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें आते हैं डीपीएसपी के अंडर में आर्टिकल 44 में डीपीपी। अब इनके बारे में दो फैक्ट देखते हैं। यहाँ पे यूसीसी पहले से ही है, पहले से ही यूसीसी अभी तो भारत में लागू हो चुका है, मतलब स्टेट में बताते हैं पहले से ही। कहाँ पे है? गोवा में। ठीक है, यूसीसी क्या है? समान, ये समान नागरिक संहिता, सब बराबर है, कोई धर्म जाति मूल वंश ये सब कार्य नहीं करेगी उससे। और पहला प्रदेश कौन है भाई जिसने अप्लाई किया है, ठीक है, इम्प्लीमेंट किया, वो है आपका उत्तराखंड। कभी भी घूम के तो भैया ये स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं है ये आपके कब आ जाए। ठीक है, उत्तराखंड यानी यूके, इसको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, 3 लॉ, ठीक है, भारत के न्यू क्रिमिनल लॉज के रूप में 2023 में, ठीक है, ये इम्प्लीमेंट हुए। सबसे पहला आपका जो आईपीसी है वो 1860 में होता है, उसकी जगह पे आया है आपका ये इंडियन जस्टिस कोड। ठीक है, न्याय संहिता, न्याय संहिता। दूसरा है आपका, दूसरा जो कब, इंडियन एविडेंस एक्ट, कब लागू हुआ था? ये 1872 में। ठीक है, इसकी जगह क्या आया? भारतीय साक्ष्य, ठीक है, एक्ट। फिर है आपका सीआरपीसी। ठीक है, प्रोसीजिंग, जो प्रोसीजिंग क्रिमिनल होती थी। ठीक है, और ये जो प्रोसीजर होगा उसकी जगह पे आया है आपका नागरिक संहिता, नहीं नहीं ओ मतलब नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, और ये कब? 1973 में हुए थे सीआरपीसी, सुरक्षा संहिता। अब इसमें आपको ट्रिक याद रखने में बताते हैं, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, आपको डेट ईयर ये सब याद रखने पड़ते हैं। इसमें बताते हैं भाई, इसमें है आपका आईपीसी से मिला न्याय। ठीक है, और दूसरा था आपका सीआरपीसी से मिली सुरक्षा जब। ठीक है, जब जोड़ लेना यहाँ पे, जब, जब आईपीसी से मिला न्याय और सीआरपीसी से मिली सुरक्षा तभी तो बनेगा एविडेंस साक्ष्य। ठीक है, या फिर फ्लो में याद रखने की कोशिश करो, जब आईपीसी से मिलेगा न्याय
और सीआरपीसी से मिलेगी सुरक्षा, तभी तो हमारे एविडेंस बनेगी साक्ष्य। ठीक है, तभी तो बनेगा एविडेंस साक्ष्य। ठीक है भाई, इसको ध्यान में रखना है, ईयर भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखें तो ये इसका आपका हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे के संदर्भ में विचार करें। इसे ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। इसमें पहली बार दोहरे गुंबद की तकनीक का बड़े पैमाने पर, इसको ध्यान में रखना है भाई, बड़े पैमाने पर। ठीक है, बड़े पैमाने पर पहली बार दोहरे गुंबद की तकनीक का बड़े पैमाने पर, छोटे पैमाने पर मतलब पहले हो चुका था। इसका है आपका 1 और 2 दोनों सही। अब इसको ध्यान में देखते हैं भाई। हुमायूं, पहले ये वाली जानकारी लेते हैं। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम, ठीक है, दिल्ली में स्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था गुलबदन बेगम, या बानो बेगम बोलते हैं इनको। ठीक है, और 1993 में इसमें यूनेस्को में शामिल। इसकी विशेषता क्या है? दोहरा मकबरा। ठीक है, दूसरा ये लेआउट, चार बाग, चार बाग शैली, और ठीक है ये गार्डन वार्डन वाला जो भी है, इसी की मतलब इसी को बड़े पैमाने पर बनाया गया था ताजमहल में। ठीक, ताजमहल के बारे में देखें तो 1983 में इसमें यूनेस्को में, ये ध्यान में रखना। साइट जहां भी मिलेगी भाई उनको तो हमें देखना ही है यूनेस्को के लिए। अब ये दिल्ली का हुमायूं, दिल्ली का हुमायूं का मकबरा, दोरा का दोरा मकबरा, दिल्ली का हुमायूं का दोहरा मकबरा ही बनेगा आगरा के महल का ताज। ठीक है भाई, इसको मतलब देख लेना, अच्छा है अगर आप एक लाइन में याद रखने की कोशिश करोगे तो आपको कई चीज इसमें याद हो जाएगी। दिल्ली का हुमायूं का दोहरा मकबरा ही बनेगा आगरा के महल का ताज। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A पेश किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। कंसेप्टुअल और आपको ट्रिक वाला दोनों चीजें बताई गई। अब उसमें संविधान संशोधन पूछ रहा है, 42वां, 86वां, 93वां या फिर 44वां। ठीक है, इसका आंसर है भाई 86वां। पहले इनको बता देते हैं 42वां क्यों इंपॉर्टेंट है। 42वां ठीक है, 42वें की बात करते हैं पहले। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कब? 1976 में। इसमें क्या क्या हुआ था? सबसे पहले इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल में चेंज, सोशलिस्ट सेकुलर। ठीक है, सोशलिस्ट सेकुलर ये वर्ड जोड़े गए थे और इंटीग्रिटी साथ में। और इसमें सबसे बड़ी बात हुई थी आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, किसके द्वारा? स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। ठीक है, वो ऐड की गई थी, कितनी थी? 10 थी, और बाद में 11th। और 11th कहाँ से आई थी? 86th अमेंडमेंट से ही आई थी, और उसका नंबर हो जाता है आपका आर्टिकल 51A के ए पार्ट में के नंबर की। ठीक है, 11। इसके बाद में देखते हैं भाई, ये आपका 93rd में हुआ था, जो ओबीसी है, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनका, इनके लिए जो हायर स्टडीज इंस्टीट्यूशन होते हैं उनमें आरक्षण दिया गया था। इसको ध्यान में रखना। और कब हुआ था? 2005 में।
इसके बाद में 44वां है। 44वें के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? 44वें के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें भाई, ठीक है, रिमूवल ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, और इसको बाद में कहाँ पे स्थापित किया गया? आर्टिकल 300A, ठीक है, बाद में लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया। 86 की बात करते हैं भाई। चलो पहले ट्रिक देख लेते हैं इस वाले पॉइंट को कैसे याद रखना है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बच्चे थे, नहीं, 6 से 14 वर्ष की उम्र उम्र थी, 6 से 14 वर्ष की उम्र थी विद्या की प्यासी, उम्र थी विद्या की प्यासी, जो बुझाई, जो संविधान ने बुझाई लाकर संशोधन 86, ठीक है भाई, इसको ध्यान में रखना है। अब इसके बारे में बता देते हैं आपको 86 के बारे में, ठीक है। 86 में जो मेन कहानी, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट देख के चलो, अब रुकी गए हम, ठीक है। 86 अमेंडमेंट 2003 में हुआ, और इसमें क्या बातें करी गई थी? सबसे पहली बात, इसमें जो आर्टिकल 45 है ना, उसमें पहले 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात थी, ठीक है। इसमें डीपीएसपी में, जिसमें स्टेट के लिए जानकारी थी कि 6 से 14, मतलब 0 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ध्यान में रखना है, पर उसको फिर डिवाइड किया गया। डिवाइड कैसे किया गया? आर्टिकल 45 में बची ये कहानी 0 से 6 वर्ष के, ठीक है। तो स्टेट को बताया गया कि आपको इनकी जो देखभाल है और शिक्षा है उस पर ध्यान रखना है। साथ ही में फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे लिए जोड़ी गई, आर्टिकल 51A का के पार्ट, ठीक है। ये मतलब 11th फंडामेंटल ड्यूटीज ये जोड़ी गई। इसमें बोला गया 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना और ये सब, मतलब देखभाल रखना किसका? माता पिता का कर्तव्य है, ठीक है। माता पिता का कर्तव्य, ठीक है, शिक्षा और देखभाल। साथ ही में मेरे भाई इसमें एक सबसे बड़ा जो चेंज हुआ था वो था फंडामेंटल राइट ऐड करना। आर्टिकल 21A ये ऐड हुआ था। किस पार्ट में ऐड हुआ था? इसमें मिलती है आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी, ठीक है, मतलब जो आज़ादी वाला आपका, ठीक है, 19 से लेके जो 22 तक है, उसमें एक आर्टिकल ऐड हुआ। इसमें बोला जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा की गई, ठीक है, और ये ही क्या हमारा फंडामेंटल राइट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तराना गायन शैली की मुख्य विशेषता क्या है? तराना गायन शैली जिसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था भाई? सबसे पहले वो याद रखो, अमीर खुसरो, ठीक है, जिनको फादर ऑफ कवाली भी कहा जाता है। अब इन्होंने तराना सिंगिंग को कैसे प्रेजेंट किया था उसके बारे में बात करते हैं। इसमें केवल भक्ति गीतों का प्रयोग हुआ? नहीं, भक्ति गीतों का इसका कोई संबंध नहीं था। अगला है, यह केवल धीमी लय में गाया जाता है, ये भी गलत है।
कुछ कीवर्ड याद रखो, इसका है मध्यम या फिर तेज लय में। नेक्स्ट है, यह केवल वाद्य यंत्रों पर बजाया जाता है, कि ये कोई वाद्य यंत्रों पर बजाए जाने वाला नहीं है, ये एक तरह की गायन शैली है और गायन शैली को किसी इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बजाया जाता। ठीक है, इसका आंसर है आपका बी। इसमें अर्थहीन शब्द जैसे ता, ना, दरेना और लयबद्ध बोलों का प्रयोग होता है। तो पहले हमने दो तीन चीजें इसमें पढ़ ली है। अमीर खुसरो द्वारा स्थापित है, धीमी लय में नहीं, मध्यम और तेज लय में गाया जाता है और ये एक तरह की गायन शैली है। ठीक है, कोई इंस्ट्रूमेंट के लिए यंत्रों पर नहीं बजाया जाता। इसमें क्या ट्रिक है भाई, इसकी ट्रिक दे देते हैं। खुसरो ने ना अर्थ, ठीक है, ना अर्थ रखा और तेज कराना बचाया। ठीक है जी, बी। नेक्स्ट है आपका, तीसरी पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल है। यह विफलता मुख्यतः युद्ध और सूखे जैसे भारी झटकों के कारण हुई। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो आपका आंसर ए इसमें सही हो जाता है, जिसमें बोला गया है स्पष्टीकरण। ऐसे ही होता है, क्योंकि तीसरी योजना में यही तो दिक्कत हुई थी, तभी तो फेल हुई थी। अब इसको एक लाइन में कैसे याद रखना है भाई, उसको याद रखो। ठीक है, इसको याद रखना है 61 से 66 में तीसरी योजना में लगे। ठीक है, इसको याद रखना है आपको, 61 से 66 की योजना में लगे 3 झटके। ठीक है, लगे 3 झटके। चीन पाक युद्ध, ठीक है, चीन पाक युद्ध और सूखे के फटके, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, क्योंकि इसमें क्या था, टारगेट कितना था, टारगेट था आपका 5.6% का, और अचीव कितनी हुई, अचीव हुई 2.7 या 8%। ठीक है, मतलब 50% ही सफलता मिली थी। नेक्स्ट आपका, केरल में ओणम त्योहार के दौरान आयोजित की जाने वाली वल्लम कली प्रतियोगिता का संबंध किससे है? बैलगाड़ी दौड़, नौका दौड़, मुर्गा दौड़ या फिर हाथी दौड़? ये है नौका दौड़। अब इसको सीधा ध्यान में रखते हैं। ओणम के दिन वल्लम ने केरल में नाव दौड़ाई। ठीक है, ओणम के दिन वल्लम ने केरल में नाव दौड़ाई। वल्लम कली का मतलब होता है, अगर इसको सेग्रीगेट करें तो वल्लम का अर्थ होता है नौका और कली का मतलब होता है दौड़। ठीक है, समझे भाई? और एक स्नेक टाइप की बोट होती है, ठीक, जिसको चुंदन कली भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारतीय रेगिस्तान के बारे में कौन सा कथन सही है? भारतीय रेगिस्तान अरावली की पहाड़ियों के पूर्व में नहीं, पश्चिम में है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, यह एक चट्टानी पठार है, घने जंगल और मौसमी नदियों से ढका हुआ है। ये भी नहीं है भाई। ठीक है, अगला है, यह क्षेत्र दक्कन पठार के दक्षिण भाग में स्थित है और काली मिट्टी से समृद्ध है। ये नहीं है भाई, ये है अरावली के पश्चिम में। और कितना, भारतीय रेगिस्तान टीलों वाला एक रेगिस्तान मैदान है और यह प्रतिवर्ष 120
50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा करता है। यही पॉइंट सही है, अब इसको ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। अरावली के पश्चिम में है 150 मिलीमीटर से कम पानी, यही है थार रेगिस्तान की कहानी। ठीक है, पूरा पॉइंट इसमें कवर हो जाता है, ये भी ऑप्शन कवर हो रहा है, ये भी हो रहा है। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल के विभाजन के ब्रिटिश सरकार के निर्णय का आधिकारिक मुख्य कारण क्या बताया? क्षेत्र की शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा का कोई विकास का ऐसा पॉइंट नहीं दिया था उन्होंने, बड़े प्रांत की प्रशासनिक दक्षता में सुधार करने के लिए, यही था ऑप्शन बी, ठीक है। हिंदू मुस्लिम आबादी के बीच एकता को बढ़ावा देना, एकता नहीं भाई, अनेकता को बढ़ावा देना। पूर्वी बंगाल में औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना, ऐसे कोई प्रोत्साहन की नीति नहीं थी। अब इसको कैसे याद रखना है, ठीक है। 1905 में कर्जन को लगा बंगाल का शासन भारी, ठीक है। यही थी यही थी उसकी फूट डालो राज करो की तैयारी, ठीक है। तो 1905 में इन्होंने क्या कारण दिया था कि भाई प्रशासन बहुत मतलब हेक्टिक हो रहा है, तो उसके लिए हम दो टुकड़े कर देते हैं, ठीक है। और उसमें मेन रीजन ही था क्योंकि पूर्वी जो बंगाल था वो बाद में बांग्लादेश बना, उसमें जो एरिया था वो मुस्लिम पॉपुलेटेड था, इधर हिंदू थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से शासकों में महाभारत में फारसी में रज्जुनामा के रूप में अनुवाद किया? बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। बताइए इन्होंने महाभारत का फारसी में जो अनुवाद जिसका नाम है रज्मनामा, वो किसने कराया था? वो कराया था अकबर ने, ठीक है। तो ये महाभारत के रज्मो, रज्मो का अर्थ, रज्म का अर्थ होता है भाई युद्ध, ठीक है। युद्ध की कहानी है। महाभारत के रज्मों को अकबर ने, महाभारत के रज्म को अकबर ने फारसी में किया हजम, ठीक है। हजम किया मतलब पूरा चेंज कर दिया, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की किस पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ या सेवेंथ? ये थी भाई आपकी कौन सी, छठी में, ठीक है। फोर्थ में बताते हैं, फोर्थ जो कि 1969 से 74 तक थी। इसमें क्या बात की गई थी? इसमें बात की गई थी आपकी 14 बैंक नेशनलाइजेशन, ठीक है। फिफ्थ में देखें तो फिफ्थ जो कि 1974 से 79 तक की इसकी टाइमिंग थी, बट ये 1977 में हटा दी गई थी। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा था गरीबी हटाओ, और दूसरा था 20 सूत्रीय प्रोग्राम। सेवेंथ में अगर हम बात करें तो ये थी आपकी 1985 से 90। इसमें एक सबसे बड़ी योजना स्टार्ट हुई थी, जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना, कब? 1989 में, ठीक है।
इससे पहले थी लैंड RLEGP। ये कब? RLEGP कब? 1983 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, अब इसको याद में रखना है। छठी योजना में ठीक है 1983 में। कोई ट्रिक बताई इस पे आपको? ट्रिक बताते हैं भाई। भूमिहीन को जोड़ना है, रोजगार को जोड़ना है, ठीक है, और इस प्रोग्राम को जोड़ना है, और छठी योजना को जोड़ना है। चलो बनाते हैं छठी योजना। ठीक, चलो। नहीं बनी भाई। इसमें देखते हैं, ए सुटेबल बॉय उपन्यास किसने लिखा? विक्रम सेठ, सलमान रुश्दी, चेतन भगत, मनु जोसेफ। मनु जोसेफ का बता देते पहले। मनु जोसेफ का क्या था? ये सीरियस मैन, जो फेमस बुक है। ठीक, चेतन भगत की क्या है? टू स्टेट्स। और आपकी और कौन सी है बताइए जी? एक बुक आपको बतानी है। सलमान रुश्दी की सबसे फेमस मिडनाइट्स चिल्ड्रन, बहुत फेमस है। और ये है आंसर आपका ए। ठीक है, इसमें क्या है ट्रिक बताते हैं। सेठ जी ने कन्या विवाह के लिए सुटेबल बॉय ढूंढा। ठीक है, उनकी कन्या का विवाह था, उसके लिए सुटेबल बॉय ढूंढा। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं करंट का क्वेश्चन। 9 अक्टूबर 2025 को प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया? एम राजेश्वर, स्वामीनाथन, जानकी रमन, शक्तिकांत दास, सुशील चंद्र मुर्मू। सी तो नहीं होगा भाई, ये तो गवर्नर है इस समय। ठीक है, डिप्टी गवर्नर की वो बात कर रहे हैं। कितने होते हैं? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। उनमें से राजेश्वरम भी है, स्वामीनाथन भी है, और ये इस बार कौन है? ऑप्शन डी में सरीश चंद्र मुर्मू। देखिए, ये 2023, स्वामीनाथन, जानकी रमन ये 2023, और ये अब 2025 में। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये ट्रिक्स वाला मेथड समझ आया होगा, और कुछ हमने जो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दी है उससे आपके ज्ञान की वृद्धि हुई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट में टेस्ट में। नमस्कार।